आज मैं सबके लिए शिखा जी की कहानी जवाबों की प्रतीक्षा में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी जवाबों की प्रतीक्षा में। वह बहुत भोला व मासूम था, जैसे सब बच्चे होते हैं, थोड़े शरारती, थोड़े जिद्दी भी। जब वे बड़ों की बात न समझकर मान जाते हैं तब सीधे होते हैं, और जब वे बड़ों की चालाकी समझ उनकी बात नहीं मानते तब वे जिद्दी और होशियार होते हैं। वे भी ऐसे ही था, कभी सीधा, कभी होशियार और समझदार भी था। हाँ, वह समझदार था। जिन बातों पर दूसरे उत्तेजित होते वे शांत रहता और धीमे से मुस्कुरा देता, मानो उसे कुछ बुरा न लगा हो। उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनी जाए तो अच्छा है। मैं कोशिश करती हूँ उसकी जुबान बनने की। मैं अपने घर में सबसे छोटा व सबका लाडला बच्चा था। माँ बताती मैं बहुत गोलू मोलू था। दीदी मुझे गोद में ले अपनी सब सहेलियों के पास घूमती थी। मैं बहुत छोटा था तो याद नहीं हो सकता है, पर एहसासों में बहुत कुछ जीवंत है। जैसे मैं अपनी तुतलाती भाषा में जो भी बोलता सब हंसते व खुश होते थे। मैं खुशदिल बच्चा था, पर जिद्दी भी था। क्यों ना होता, सबका लाडला जो था। अपनी मांगे कैसे पूरी करनी है ये बखूबी हर बच्चा जानता है, तो मैं क्यों नहीं जानता। माँ के शब्दों में मैं बहुत होशियार जो था। मैं बड़ा हो रहा था, मेरी क्रियाकलाप बढ़ रहे थे, जिन्हें देख सब खुश होते। मैं डांस करता, सब तालियां बजाते। दीदी अपनी सहेलियों से कहती मेरा भाई डांसर बनेगा। मैं बैट पकड़ता तो भैया खुश होकर कहते ये तो जन्मजात क्रिकेटर है। सब तरफ मजा ही मजा था। मेरी जिद पर भी सब हंसते थे। भैया स्वयं मुझे बॉलिंग करना सिखाते। समय होता तो पापा भी साथ होते थे। हर कोई मेरे ही चारों ओर घूम रहा था। मुझे आदत पड़ रही थी सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की। लेकिन सब बदल गया, या धीरे धीरे बदल रहा था, तब जब मेरे लिए पहली बार एक किताब आई। नहीं, उससे भी पहले, जब माँ ने दीदी को बोला जब पढ़ती है तब गोलू को भी अपने पास बिठा लिया कर, कोई पुरानी कॉपी पेन पकड़ा दिया कर। अरे मैं फिर कैसे पढ़ पाऊंगी। ऐसे कहकर भी दीदी ने बड़े लाड से मेरे हाथ में कागज पेन पकड़ा दिया था और मेरे द्वारा खींची गिच मिच लकीरों पर ताली भी बजाई। मैंने जो कागज फाड़े खुश होकर उसकी नाव और गेंदें भी बना दी। पर भैया आए और बोले अभी से कागज पेन, और मुझे उठा ले गए अपने दोस्तों को दिखाने कि उनका छोटा सा भाई कितनी अच्छी बैटिंग करता है। मैंने बताया सब बदल रहा था। मेरा स्कूल शुरू हो गया। अब सबका ध्यान इस ओर होता कि मैं पढ़ाई कितनी अच्छी सीख रहा हूँ। मेरे अच्छा करने पर तालियां बजती, ना करने पर प्यार से ही अरे भोंदू क्या किया। मेरे स्कूल से आते ही माँ मेरा बैग खोलती और मैं अपने खिलौने उठाता। जल्दी खेल लूँ, फिर दीदी आ जाएगी और बैठा देगी होमवर्क कराने। माँ मेरी कॉपियाँ देखती जाती और कुछ बोलती जाती। क्या बोलती ध्यान नहीं देता। सिर्फ खेल में मेरी पसंद की दुनिया यही थी। मेरे खिलौने, मेरा बैट, मेरी गेंद और भी न जाने कौन से अड़गम बड़गम चीज़ों का ढेर। क्या मैं अलग था और बच्चे क्या मुझसे अलग थे। मैं चाहता था कि मैं माँ को बताऊं कि आज हम खेलने बाहर गए, हमने गेंद से खेला या बाहर से उठाए कुछ सफ़ेद पत्थर दिखाऊं। पर माँ के पास बहुत काम, उसमें भी वे मेरी पढ़ाई की परेशानी उठा पाती। मुझे भी तो दीदी व भैया जैसा होशियार बनना था। हम बड़े हो रहे थे, मैं, दीदी, भैया और माँ व पापा भी। कहते हैं कि माता पिता भी अपने बच्चों के साथ बड़े हो रहे होते हैं। उनके अनुभवों की दुनिया का विस्तार होता जाता है। मेरे कारण उन्हें नए अनुभव हो रहे थे। मैं अलग जो था। ये अलग बात है कि बाद में पता चला कि ऐसी बात नहीं है। मेरे जैसे से दुनिया भरी हुई है। मेरे जैसे भैया उछलते कूदते नहीं थे। दीदी अपना गृह कार्य स्वयं करती थी। मुझे तो जबरदस्ती कठिनाई से गृह कार्य करना पड़ता था। वे जितनी आसानी से भैया व दीदी के साथ बड़े हो गए थे, मेरे साथ बड़े होने में उन्हें उतनी ही कठिनाई हो रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि मैं अलग हूँ, और इस बात की खुशी भी थी, क्योंकि सब स्पाइडरमैन या शक्तिमान नहीं होते हैं। उन दिनों मैं उन जैसा ही बनना चाहता था। कई बार माँ से ज़्यादा दूध पीने को मांगता। मैं हैरानी से देखती
क्योंकि मैं तो हमेशा से दूध से मुंह चुराता रहा था। फिर मुस्कुराती और दूध देते हुए कहती, मेरे स्पाइडरमैन। मतलब माँ समझ जाती थी। कैसे? पर मैं पढ़ने में मन क्यों नहीं लगाता, ये वह नहीं समझ पाती थी। कई बार वे अपनी चिंता व्यक्त करती। भैया कहते, अरे पढ़ लेगा, अभी छोटा है, हम भी ऐसे ही थे। नहीं, ऐसे तो नहीं थे, माँ धीरे से कहती। और भैया, चल गोलू, टीवी चला, देख मैच में क्या हो रहा है। दीदी गुस्सा करती। मुश्किल से पढ़ने बैठा है। मेरे कान टीवी पर ही होते। छक्के या आउट की आवाज़ पर निगाह दीदी पर जाती कि भैया या पापा की आवाज़ आती, अरे गोलू देख। और मैं सब छोड़ टीवी के पास। पापा व भैया घर पर ना हो तो तब भी स्कोर पता करना मेरी जिम्मेदारी बनती थी। यूँ भी अब मैं कम ही बैट से खेल पाता था, समय ही नहीं था। स्कूल और स्कूल के बाद ट्यूशन और उसके बाद दीदी मेरी पढ़ाई देखती। ये सब मेरे नए स्कूल में आने के बाद हुआ। मेरे पहले स्कूल को मैं पसंद नहीं आया, इसलिए स्कूल बदलना पड़ा। अब मेरी पढ़ाई घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी थी, जिसके पास जब समय होता वे मुझसे मेरी पढ़ाई की जानकारी ले लेते। कल के टेस्ट की तैयारी कर ली, ट्यूशन में सब पढ़कर आए। दीदी तो कभी भी कोई विषय सुन लेते। नहीं याद तो फिर याद करो, जब तक पाठ याद नहीं तब तक टीवी नहीं देख सकते। और मैं किताब खोल टीवी की आवाज़ें सुनता। यदि टीवी बंद होता तो मेरे अपने सपनों की दुनिया होती। हाँ, आंखें बंद करके नहीं, आंख खोल कर सपने देखने का आनंद ही कुछ और होता है। दीदी स्वयं ही परेशान होकर कहती, यूं ही किताब खोले बैठा है, चल आता देख ले टीवी। और मैं तुरंत फुदक कर पहुंच जाता था। वैसे भी अपने घर में सबसे फुर्तीला था। कोई घर में आए तो मैं चुस्ती से दरवाजा खोल उन्हें बिठाता, पानी पिलाता। सब मेरी तारीफ करते थे। पापा की आवाज़ से पहले उनके सब काम करता था। वह भी कुछ भी काम करते समय जरूरत पड़ने पर मुझे ही बुलाते थे। उनसे बहुत से काम मैंने सीखे थे। माँ को भी बाजार से कुछ मंगाना होता तो मैं झट किताबें छोड़ साइकिल उठा दौड़ पड़ता। मैं सोचता सब मुझसे खुश है और मुझे प्यार करते हैं। एक दिन घर पर कोई मेहमान आए थे। पापा और भैया भी नहीं थे और लाइट चली गई। माँ परेशान हो गई, क्या करे। मैंने तुरंत जांच की और पाया फ्यूज उड़ गया था। जैसे पापा करते थे वैसे ही दिमाग लगा फ्यूज ठीक कर दिया। मेहमान मेरी प्रशंसा कर रहे थे, इतना छोटा लड़का और बिजली का काम। मैं भी खुश हो रहा था, पर मैं दूसरे कमरे में था और मैंने सुना माँ धीरे से कह रही थी, हाँ दिमाग तो बड़ा तेज है, बस पढ़ाई में दीदा नहीं लगता। वो तो सरकार की मेहरबानी हर वर्ष नई कक्षा में चढ़ जाता है। अब फिर स्कूल बदलना पड़ेगा। ये स्कूल भी छठी कक्षा में इसे रखने को तैयार नहीं है। मतलब ये स्कूल भी मुझे पसंद नहीं करता है, पर इसमें मेरी क्या गलती। अगर वो मुझे नहीं पढ़ा सके तो फेल वो ही हुए ना। किसी भी पब्लिक स्कूल में मुझे दाखिला नहीं मिला। बड़ी कठिनाई से एक छोटे और ऐसे विद्यालय में दाखिला हुआ जिसे छात्रों की आवश्यकता थी। मुझे न जाने क्यों लग रहा था कुछ बदल रहा है। माँ का प्यार, लेकिन चिंता के साथ। पापा के दुलार में वो निश्चिंतता नहीं रह गई थी। भैया कहते कि अभी छोटा है, 10वीं तक पहुंचने पर सब ठीक हो जाएगा। इस बेफिक्री में भी जैसे फिक्र का आभास था। और दीदी, उनकी शादी हो रही थी, इसलिए वह पढ़ाने के लिए मेरे पीछे पीछे नहीं घूमती थी, पर कभी कभी भावुक हो मेरे गले लग जाती और कहती, गोलू सबका ध्यान रखना, मन लगाकर पढ़ाई करना। मुझे भी बुरा लगता, पर सोचता इसके जाने के बाद थोड़ी तो पढ़ाई से छुट्टी मिल ही जाएगी। दीदी की शादी हो गई। भैया उस शिक्षा के लिए दूसरे शहर चले गए। माँ और पापा अब हर काम के लिए मुझ पर निर्भर थे। मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, इसके पीछे का कारण ना तो मुझे समझ आया और न मेरे माता पिता व अध्यापकों को समझ आ रहा था। एक ही बात सबको पता थी कि मैं पढ़ने में मन नहीं लगाता। ये तो मैं भी जानता था कि पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता। अब तो मैं भी परेशान था, चाहता था पढ़ूं, कोशिश करने लगा था, पर ध्यान जल्दी भटक जाता था। पढ़ाई के लिए मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, जैसे मेरे दोस्तों को उनके माता पिता से थोड़े कम नंबर आने पर पड़ती थी। पर मैं जानता था कि मेरे परिवार में सब मेरे लिए चिंतित थे। उनकी चिंता ने मुझे उनसे थोड़ा दूर खड़ा कर दिया। दीदी अब जब आती तो उनके पास अपनी ससुराल की बातें होती। जीजा के साथ में मस्ती करता, वे अच्छे थे, मुझसे कभी पढ़ाई की बात नहीं करते थे।
भैया कभी पत्र लिखा करते तो एक लाइन में ही सारी पढ़ाई की चिंता अवश्य प्रकट करते थे। मुझे थोड़ा अजीब लगता, मेरा मन नहीं करता, फिर भी उनका पत्र पढ़ता था। लेकिन मेरा स्वभाव अधिक परवाह करने का नहीं था। यूं भी पढ़ाई मेरा मसला नहीं था कि स्कूल छोटा था पर अच्छा था। इस स्कूल ने मुझे शायद पसंद कर लिया था। बच्चे कम थे और पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कहा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय के सालाना जलसे में भाग लेना होगा। मैंने भी उत्साहपूर्वक एक समूह में डांस में भाग लिया। माँ बहुत खुश थी, घर में सभी खुश हुए थे, पर दीदी व भैया ने खुश होते हुए कहा कि पढ़ाई पर भी ध्यान रखना। मुझे बुरा नहीं लगा। सब मेरा कार्यक्रम देखने आए थे और मेरी प्रशंसा कर रहे थे। मैं खुश था कि मैंने सबकी चिंता दूर कर दी। यह मैं खेलों में भी भाग ले रहा था। एक साल में इस विद्यालय में मैं एक विशेष छात्र बन गया, पढ़ाई के कारण नहीं, अपितु खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कारण। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था। सरकारी नियमों के कारण मुझे 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जा सकता था और अब मैं थोड़ा पढ़ने भी लगा था। अतः घर में सब संतुष्ट थे। लेकिन एक घटना ने मेरे उत्साही व बेपरवाह स्वभाव में विरक्ति पैदा कर दी थी। मेरे विज्ञान के अध्यापक ने पापा को कहा कि मैं अन्य गतिविधियों में अधिक भाग लेने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पापा ने मुझे समझाया। वे गुस्सा नहीं होते थे कि ये सब गतिविधियां जीवन में काम नहीं आती, जीवन में सिर्फ पढ़ाई काम आती है। उसी समय मेरा विद्यालय की फुटबॉल टीम में चयन हुआ था। मुझे अभ्यास के लिए देर तक स्कूल में रुकना था और फुटबॉल की कोचिंग के लिए भी जाना था, जिसकी अनुमति पापा से नहीं मिली। माँ ने मेरा साथ देना चाहा, पर सफलता नहीं मिली। दुख तब हुआ जब दीदी व भैया ने भी पापा का ही साथ दिया था, जबकि अपने समय में वे दोनों अन्य गतिविधियों में भाग लेते थे, पर उनके शब्दों में वे पढ़ाई भी करते थे। मेरा दिल टूटा था। पहले भी लगता था, पर अब पूरा विश्वास था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। पर मैं खुश रहना जानता था। मैं बड़ों की बात मानता था और नहीं चाहता था कि मेरे कारण घर में विवाद हो। बचपन में मैं जिद्दी था, ऐसे सब कहते हैं, पर मैंने जिद करना कब छोड़ा मुझे याद नहीं। उन्हें भी याद नहीं होगा। मैं एक आदर्शवादी बालक था, अतः अपने से बड़ों का कहना मानना मेरा कर्तव्य था। दीदी के ससुराल में सब दीदी से मेरी खुश मिजाजी की तारीफ करते थे। कई बार जीजू से या अन्य किसी से हंसी मजाक करता होता तो दीदी हैरान रह जाती, कहती तू तो खूब बोलता है, मुझसे तो कभी इतनी बात नहीं की। मैं सोचता कि आप भी तो सिर्फ मुझसे पढ़ाई की बात करती थी। भैया को मैं अपना आदर्श मानता था, उन जैसा बनना चाहता था, पर उनकी तरह पढ़ाई नहीं कर सकता था। पर ये बड़े लोगों की दुनिया भी अजीब होती है, जिसमें हम बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। और मैं बड़ों की सब बातें जानना चाहता था, सब कुछ जानना अपना हक समझता था। माँ और पापा की बातें, माँ और दीदी की, भैया की, तो मैं सभी बातें जानना चाहता था। कई बार घर के सभी बड़े किसी विषय पर विचार विमर्श करते होते, पर यदि मैं उनके बीच बैठ जाता तो या तो सब चुप हो जाते या भगा देते, वो भी कहकर कि पढ़ाई करो, बड़ों के बीच क्यों बैठे हो। वे ये भूल जाते कि घर में सब मुझसे बड़े हैं, मैं अकेला छोटा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। पहले छोटा था, पर अब तो 9वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, फिर बड़ा हो गया हूँ ना। लेकिन इन बड़ों के सामने तो छोटा ही रहूँगा। लेकिन मैं चोरी छुपे बड़ों की बातें सुनता, विशेषकर दीदी और माँ की बातें। और मुझे पता चला कि दीदी माँ बनने वाली हैं। और कभी वे बातें सुनी जिसमें माँ के जीवन के कष्टों का वर्णन था। लेकिन यही सब बातें माँ मेरे से क्यों नहीं कर सकती हैं? कई ऐसे प्रश्नों से मैं उलझा रहता था। दीदी तो हमेशा मुझे बहुत छोटा समझती रही हैं, वे मुझे कभी बड़ा नहीं समझेंगी। पर माँ कई बार कहती है कि मेरा राजा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई क्यों, बड़ा हो गया हूँ तो सब कुछ समझता हूँ। भैया जब भी घर आती है तब पापा ना जाने कितनी और क्या क्या बातें उनसे करते हैं, मुझसे तो कभी नहीं करते हैं। कई बार घर की आर्थिक स्थिति पर ही बातचीत भी मैंने सुनी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। भैया केवल 4 दिन के लिए आए हैं, पापा उन्हें सब कुछ बता रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बता सकते? मैं तो हर समय उनके साथ होता हूँ, उनके सब काम करता हूँ। क्या मैं उनका बेटा नहीं? मैं कभी कुछ नहीं मांगता, बिन मांगी मेरी जरूरत व इच्छा पूरी हो जाती थी। मैं सबसे छोटा था, सभी मेरा ध्यान रखते थे।
भैया कई बार मुझसे मेरा मन जानना चाहते थे। वे कई बार अपने और मेरे भविष्य के प्लान बनाते। मुझे अच्छा लगता था, पर कभी नहीं कह सका कि पढ़ना नहीं चाहता हूँ। हिम्मत ही नहीं हुई। लगा नहीं कि वह या कोई भी मुझे समझ सकता है कि पढ़ाई हमारी बीच थी। उनको एक अच्छी नौकरी मिल रही थी और मैं 9वीं कक्षा में ही अटक गया था। मन बहुत उचाट हो चला था। घर पर यूं तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबको बहुत बुरा लगा था। माँ को बहुत धक्का लगा, पर समझाया कि मैं कोशिश करूं तो अगली बार सफल हो जाऊंगा। उन्होंने मुझे चींटी की कहानी सुनाई थी। दीदी बहुत नाराज थी, पर यही कहा कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता तो उसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारी ही ना समझो। भैया ने मुझे कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे अध्यापकों से बात हो गई है, वे तुम्हारा विशेष ध्यान रखेंगे और अतिरिक्त कक्षाएं भी लेंगे। पढ़ाई से ध्यान अवश्य भटकता था, पर अब मैं वाकई गंभीर हो गया था। सबकी मदद से 9वीं कक्षा और फिर 10वीं कक्षा पास कर ली थी। 10वीं कक्षा बोर्ड की थी। जब वो भी एक ही बार में ठीक ठाक नंबरों से पास कर ली तो मेरा आत्मविश्वास वापस लौट आया था। सभी को मेरा भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था, पर कठिनाई बाकी थी। ये स्कूल से 10वीं कक्षा तक था, अब फिर स्कूल बदलना था। मेरे ठीक ठाक नंबरों के कारण मुझे बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिला था, और चूंकि मैं भैया जैसा बनना चाहता था, अपनी सीमाएं भूल गया था। भैया ने एक बार कहा कि विज्ञान पढ़ेगा, और मैं मान गया था, जबकि माँ, दीदी, पापा सब मना कर रहे थे। भैया ने मुझ पर विश्वास रखा और मैंने विज्ञान ले लिया। स्कूल में अध्यापक इतना ध्यान नहीं देते थे और मैं उतना ध्यान दे नहीं सकता था। पढ़ाई में ध्यान लगाना कठिन था। मैं संभल नहीं पा रहा था और किसी से कह भी नहीं पा रहा था। भैया की नौकरी दूसरे शहर में लगी थी। वे पत्र लिखते, पूछते भी, पर मैं सच नहीं बता सकता था। 11वीं के रिजल्ट ने मुझे फिर पीछे कर दिया। मुझे लगा मैं सबकी नज़रों में गिर गया था, पर हमेशा की तरह भैया की सलाह से मैंने विषय बदले और इस साल कॉमर्स लिया। भैया मेरी ट्यूशन लगाकर चले गए। मैं अकाउंट समझ रहा था और कर पा रहा था, पर बाकी विषयों में मन नहीं लग रहा था। सच तो ये था कि पढ़ाई नहीं हो रही थी और मैं कुछ भी कर नहीं सकता था, पर किताबें फिर भी घसीटते हुए खींच रहा था। दूसरी बार 11वीं मेरे लिए बोझ थी। मुझे ग्लानि होती थी, इसलिए बार बार हिम्मत कर किताबें खोलता, पर मन सिर्फ अकाउंट्स में लगता था। जैसे तैसे 11वीं का रिजल्ट आया। मैं बड़ी कठिनाई से पास हुआ। 12वीं शुरू हुई। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। पढ़ाई इतनी भी क्यों ज़रूरी है, मैं समझ नहीं पा रहा था। अब साफ नज़र आ रहा था यहाँ रहना कठिन है। पहले ज़बरदस्ती पढ़ो, फिर रिजल्ट आए और वो रिजल्ट सबको पता लगेगा, उन सबको भी जो आपके अपने नहीं हैं, और आप अपराधी बन जाते हैं। मैं एक अच्छा सच्चा लड़का हूँ, चोरी नहीं कर सकता, एक मच्छर भी नहीं मार सकता, फिर भी मैं गुनहगार बन जाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। अपने माँ पापा के सब काम करता, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता। दीदी व भैया कभी कभी आते थे। माँ पापा को बूढ़े होते मैं देख रहा था। वे दोनों अब पहले की तरह काम नहीं कर पाते हैं। मैं ही समझ पाता हूँ, फिर भी मैं नालायक बेटा हूँ। वे दोनों तो कुछ नहीं कहते, पर कभी पापा के कोई मित्र बाहर कहीं मुझे मिल जाते और समझाते हुए कहते, बरखुरदार, पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत चिंता है। बस यही क्लास रह गई है, इसे पार कर जाओ। और तुम्हारे माता पिता की भी उम्र हो रही है, वे कब तक करेंगे? तुम्हारे दीदी भैया तो अच्छे पढ़ गए, तुम्हारी जिम्मेदारी रह गई है। बस एक ही क्लास रह गई। ये बात तो सभी कहते, कहीं मैं फिर फेल ना हो जाऊं। ये डर मैं अपने माँ और पापा की आंखों में देख सकता था, बल्कि सबकी आंखों में देख सकता था। मेरे अंदर भी फेल होने का डर फैलता जा रहा था। ये डर मुझे पढ़ने नहीं देता था। मैं घबरा कर ध्यान बांटने के लिए ख्याली पुलाव बनाता था। मैंने पहले भी कहा कि जागते हुए सपने देखने में बहुत आनंद आता है, और थोड़ी देर के लिए मैं सभी डरों से मुक्त हो जाता था। एक बात समझ नहीं आती कि कोई कहता है कि वह पेंटिंग नहीं कर सकता या गाना नहीं गा सकता, तो उसे उसकी असमर्थता को समझा जाता है, उसे बेवकूफ़ नहीं माना जाता। लेकिन अगर वे ये कहे कि उससे पढ़ाई नहीं हो सकती, तो तुरंत उस पर संदेह की दृष्टि उठेगी। वे ये कहे
उसे पिक्चरें देखना पसंद नहीं, उसे समझ लिया जाएगा। यहाँ तक कि वह कहे कि उसे खेलना पसंद नहीं, तो उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। उसके साथ किसी का मान सम्मान नहीं जुड़ेगा। पर यह कहना कि उसे पढ़ना पसंद नहीं, तो वह अपराधी बन जाता है। मैं शिक्षा व ज्ञान दोनों का समर्थक हूँ, पर जबरदस्ती शिक्षा क्यों? और ज्ञान तो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठों को रटो, फिर परीक्षाएं दो और प्रमाणित करो कि हम कितने ज्ञानी बन चुके हैं। फिर हमारी बौद्धिकता हमारे नंबरों से परखी जाए। और क्यों फर्क पड़ता है कि हम एक साधारण व सामान्य हैं? मैं साक्षरता की बात नहीं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति को साक्षर होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों प्रमाणित शिक्षित होना जरूरी है। क्यों ये भय बच्चों के मन में बिठा दिया जाता है कि उच्च कोटि के प्रमाणित शिक्षित नहीं बने तो उनका जीवन बेकार है, उनका भविष्य अंधकार में है। एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता अथवा उसकी रुचि खेल या अन्य किसी कार्य में नहीं है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? क्या स्वयं बच्चे पर उसके शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकास की जिम्मेदारी है? क्यों माता पिता व अध्यापक गण अपनी जिम्मेदारी बच्चे पर डाल देते हैं? शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन व व्यायाम आवश्यक है, तो मानसिक विकास के लिए शिक्षा व उचित ज्ञान आवश्यक है। बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा अथवा वह अस्वस्थ रहता है, तो डॉक्टर की सलाह ली जाती है। परंतु बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो रहा या वह शिक्षा व ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहा, तब किसी विशेषज्ञ की सलाह क्यों नहीं ली जा सकती? साक्षरता अभियान के अंतर्गत सभी बच्चे विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए कार्य किया जाता है। परंतु क्या इस और ध्यान दिया जाता है कि जिन विद्यालयों में बच्चों को भेजा जा रहा है, वे विद्यालय सही रूप में शिक्षा देने में सक्षम है? क्या अध्यापक समझ पाते हैं कि उनका पढ़ाया पाठ कक्षा के 1 या 2 बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पाते हैं तो वे इसकी जिम्मेदारी बच्चे पर क्यों डालते हैं? स्वयं अपनी शिक्षण विधि पर विचार क्यों नहीं करते हैं? अगर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा तो क्या वाकई मेरी गलती थी? मेरे माता पिता व अध्यापक गण क्यों नहीं समझ पाए? मेरी एकाग्रता में कमी नहीं थी? क्यों मैं बैटिंग करते या फुटबॉल खेलते समय अथवा मंच पर अपनी प्रस्तुति में कभी कोई चूक नहीं करता था? फिर बच्चे की मानसिक, शारीरिक व बौद्धिक विकास की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? गोलू के अनसुलझे प्रश्न हमसे अपना जवाब चाहते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली व समाज की सोच गोलू के समान न जाने कितने बच्चों की खुशियां छीन रही है। आप कहीं गोलू का 12वीं का रिजल्ट तो नहीं जानना चाहते? मुझे नहीं लगता आप जानना चाहेंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं कि रिजल्ट में क्या रखा है। भविष्य खुश रहने और सकारात्मक सोच से बनता है। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको शिखा जी की कहानी जवाबों की प्रतीक्षा में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।